हेलो स्टूडेंट्स, तो फर्दर कंटिन्यू करेंगे अपन सीक्वेंस सीरीज को। और आज अपना सेकंड क्लास होगा सीक्वेंस सीरीज का। ठीक है, तो देखो ये भी चैप्टर अपने आप में काफी लेंथी है, मैं आपको पहले इन्फॉर्म कर देता हूं, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे प्रोग्रेशन पढ़ने हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जिसपे से अपन ने लास्ट क्लास में सीक्वेंस के बारे में मैंने आपको समझा दिया था कि सीक्वेंस और सीरीज में क्या डिफरेंस है, ये भी मैंने आपको सब कुछ क्लियर कर दिया था। ओके, और फिर मैंने आपको सबसे काम की बात बताई थी कि आपको nth टर्म ऑब्जर्व करने आना चाहिए, लास्ट टर्म ऑब्जर्व करने आना चाहिए। ठीक है, जिसमें बहुत सारे प्रोग्रेशन में सबसे पहले अपन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, जिसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में मैंने आपको सिखाया था कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, ये दो चीजों को फाइंड अप जरूर करना है किसी भी क्वेश्चन में, इन दोनों का ही काम होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। कॉपी पेन लेके बैठ जाना, ताकि जो भी मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूं उसको आप नोट जरूर करते रहना। और अगर आपको वो नोट्स चाहिए, आप खुद नोट नहीं करना चाहते हो, तो आप उसके लिए हमारे ग्रुप में जाके इनरोल हो सकते हो। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टेलीग्राम चैनल के बारे में बता दूं, आप यहीं पे आपको सारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलेगा। जो भी मैं वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड करता हूं उसका लिंक मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देता हूं, जिससे कि आपको कोई भी वीडियो मिस नहीं हो चैनल पे। ठीक है, तो इसलिए जाके ज्वाइन हो जाना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा टेलीग्राम का। ओके, और जैसा कि मैंने बोला, अगर आपको नोट्स चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आप हमारे ग्रुप में जाके इनरोल हो जाना। सिर्फ 199 प्राइस है, और इतने चीप प्राइस में हम लोग बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो आप जाके ज्वाइन हो जाओ। जस्ट गूगल फॉर्म फिल करना है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेजेंट है। हमारी टीम आपको देन आफ्टर ऐड कर देगी ग्रुप में। ओके, चले तो आज के क्लास में फर्दर मूव करेंगे, और एपी में एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात सीखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को लेके, कि जब भी आपको टर्म्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे, ठीक है, तो मैंने आपको सबसे पहले काम का बात बताया कि उसमें आप ए फाइंड आउट कर लो। ठीक है, ए मतलब फर्स्ट टर्म। ओके, अच्छा, देन आफ्टर मैंने बोला दूसरा जो मेन रोल होता है वो डी का होता है, कॉमन डिफरेंस का। ठीक है, वो फाइंड आउट कर लो। आज के दिन बात हो रही है कि जब आप एपी का एक कोई सीक्वेंस लेके हो ना, तो आप उनके सारे टर्म्स का सम बताओ। सम ऑफ एन टर्म्स, मतलब कि एक एपी में मान लो 20 टर्म है, 30 टर्म है, तो उन सभी टर्म का आप सम बताओ मेरे को। ठीक है, तो सम को सबसे पहले समझो कि इंडिकेट करते हैं एसएन से। ठीक है, तो अगर बात एसएन की हो रही है, तो एसएन मतलब एन टर्म्स के एपी का सम आज के दिन। ठीक है, तो अगर एन टर्म्स का एपी एक बच्चा लिखने जाए तो पहला टर्म सर ए होगा। ठीक है, चूंकि ए और डी में लिखना है। ओके, मेरे को पता है फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है। ओके, सेकेंड टर्म क्या होगा, ए प्लस डी। अच्छा, थर्ड टर्म बोलो ए प्लस टू डी। अच्छा, ऐसे ही करते हुए अगर मैं सबसे लास्ट टर्म में जाऊं, तो क्या एपी का कोई लास्ट टर्म मेरे को सोच के बता सकता है? एपी का लास्ट टर्म क्या होता है, ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी। अच्छा, ये तो सर कॉमन डिफरेंस होता है। हाँ, तो एपी में जो कॉमन डिफरेंस बोल रहा हूं, ये तो सर जनरल टर्म होता है। एक बच्चे ने मेरे से पूछा कि सर ये तो जनरल टर्म होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी। फिर मैंने बोला कि थोड़ा सा याद करो, मैंने आपको क्या बोला था, जनरल टर्म ही तो लास्ट टर्म होता है। ठीक है, अच्छा, तो अगर सर जनरल टर्म ही लास्ट टर्म होता है, तो इससे मेरे को सम कैसे पता चलेगा? सम तो मैं बोलता हूं काम करो, यहां पे काम करना होता है। तरीका क्या होता है कि आप इसी एसएन को लास्ट से लिखो। लास्ट कहने का मतलब सर, आप स्टार्टिंग में इस लास्ट टर्म को रखो, दैट इज ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी। अच्छा सर, ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि अभी आपको पता चलेगा ऐसा क्यों। ठीक है, हालांकि ये तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं। अच्छा, मैंने उसको पलट के ऐड किया। ओके, अच्छा, लास्ट के सेकेंड टर्म को कोई बच्चा दिमाग लगा लेगा तो मेरे को मजा आएगा। अगर सबसे लास्ट टर्म था एन माइनस वन, सोचो एन नहीं था, सबसे लास्ट टर्म में एन नहीं है, ये nth टर्म है, लेकिन यहां पे n माइनस वन है। दिस इज nth टर्म, मैं यहां पे लिख देता हूं, दिस इज nth टर्म। ये सबसे लास्ट वाला टर्म है, nth टर्म है, लेकिन सर है nth टर्म, लेकिन रखा हुआ है n माइनस वन। अच्छा, तो कहीं ना कहीं सर इसके जस्ट पिछला वाला n माइनस वन टर्म होगा। हाँ बिल्कुल, लेकिन वो अपने ब्रैकेट में कहीं सर n माइनस टू रखेगा। हाँ, क्योंकि सभी लोग अपने ब्रैकेट में एक एक कम रख रहे हैं। ये कौन सा टर्म है सर? फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म है, तो सर ये डी के बगल में देखो एक कम रखा हुआ है, टू। तो अगर सर ये n माइनस वन टर्म है, तो ये डी अपने बगल में एक कम रखवाएगा, माने n माइनस टू रखवाएगा। अच्छा, तब जाके एक बच्चे ने क्लिक किया कि सर जरूर अगला टर्म आप बोलोगे ए प्लस में n माइनस थ्री डी, लेकिन ये लास्ट का तीसरा टर्म है। ओके 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 ओके, कहानी इंटरेस्टिंग है। ये लास्ट का लास्ट टर्म, लेकिन n माइनस वन रखवा रहा है। सेकेंड लास्ट, तो
n-2 रखवाएगा, थर्ड लास्ट तो n-3 रखवाएगा। ओके, ऐसे ही करते हुए सबसे लास्ट में अपना कौन है, ए। ओके, अपन ने इसको पलट के लिख दिया, इसको रिवर्स करके लिख दिया। अब एक काम करते, चूंकि सामने वाले ने बोला है कि आप मेरे को एसएन बताओ, तो इन दोनों को ऐड कर देता हूं। तो अगर एसएन और एसएन ऐड होगा तो 2SN मार्केट में आ जाएगा। अच्छा, ओके ओके ओके। अब इंटरेस्टिंग बात देखना, जब ऐड होगा तो इस पार्टी और इस पार्टी को ऐड करो। अगर आपने इसको और इसको ऐड किया तो एक बच्चे को जाके समझ में आएगा कि सर ए और ए ना कहीं 2A दिख रहा है मेरे को। अच्छा, ठीक है, प्लस में n-1 इंटू डी दिख रहा है मेरे को। अच्छा, ओके, मैं जो बोलूंगा एकदम ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। फिर इसको और इसको ऐड करो। अब जैसे उसने इसको और इसको ऐड किया, पता चला ए और ए फिर से 2A हो गया। हाँ, ओके ओके ओके। अब थोड़ा दिमाग लगा के बताना, n-2d और d ऐड करोगे तो क्या होगा। इधर ऐड करते हैं ना, आओ, n-2d, ओके, प्लस में d, इसको ऐड करते हैं। अगर ऐड करोगे तो ये हो जाएगा nd माइनस में 2d प्लस में d, दैट इज आपको nd माइनस में d। तो फिर से अगर आप d कॉमन ले लोगे तो n-1 इंटू डी। अच्छा सर, मतलब ये d और n-2d भी n-1d होगा। हाँ बिल्कुल। तो अब जाके बच्चे ने क्लिक किया, अच्छा सर फिर से अगर आप यहां वाला ऐड करते तो वो भी a और a 2A हो जाता, और n-3d, सोचो यहां पे होता क्या, 2d, यहां पे 2d है, इसको और इसको मैं ऐड कर रहा हूं। सोचो, बिल्कुल क्लास में रहना। आज के दिन का क्लास बहुत 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 ज्यादा आपको डिफिकल्ट लग सकता है अगर आप मेरी बातों को नहीं सुनोगे, नहीं समझोगे तो। आज अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, बेसिक क्वेश्चन का फर्स्ट क्लास खत्म हो गया, ठीक है। आज का क्लास में आपको थोड़ा टफ क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है, तो ध्यान से सुनना। ओके, अच्छा, तो अगर a प्लस 2d और a प्लस n-3d को ऐड किया तो a और a तो फिर से 2A हो जाएगा। हाँ, और 2d और n-3d ऐड करोगे तो क्या होगा, सोचो 3d में से 2d चला गया तो फिर से -d बचा, तो क्या फिर से n-1 इंटू डी। अच्छा, तो अब जाके बच्चे ने दिमाग लगाया, ओके 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 ओके, तो सर कहीं लास्ट वाले को भी ऐड करूंगा तो वो भी 2A प्लस में n-1 इंटू डी होगा। हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो सर ये सब ऐड हो रहे हैं। हाँ, ये सब ऐड हो रहे हैं। तब जाके मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, पता कितनी बार ऐड हुआ है, कितने टर्म्स है भैया, ये कितने टर्म्स हैं, ये कितने टर्म्स हैं। सब तो 2A प्लस n-1 इंटू डी है। और देखो तो सब ये भी 2A प्लस n-, अगर मैं इसको ब्रैकेट बना दूं तो ये ब्रैकेट ओके, ये ब्रैकेट सब अपने आप में 2A प्लस n-1 इंटू डी लेके बैठे हुए हैं। लेकिन कितने जन हैं ये, अगर आप इसको और इसको ऐड करोगे तो 1 बनेगा। तो अगर ये टोटल n था तो ऐड होके भी तो टोटल n ही होगा ना, n टर्म्स होगा, तो कहीं ना कहीं ये n टर्म्स है। अच्छा, और यहां से लेकर यहां तक ही आप ऐड कर रहे हो ना, और सब में सबको ऐड करोगे, इसमें इसको ऐड किया तो एक ही टर्म दुनिया में आएगा ना, 2 टर्म थोड़ी आ जाएगा। 2 + 4 को अगर आप ऐड करोगे तो 6, माने एक ही टर्म आता है ना, तो 2 लोगों को ऐड करोगे तो एक ही टर्म आएगा। फिर इन लोगों को ऐड करके एक टर्म आया, तो ऐसे ही कितने लोग ऐड हो रहे हैं, n लोग, तो n टर्म ही मार्केट में आएगा। अच्छा, तो मतलब सर कहीं ना कहीं अगली लाइन में आप मेरे को लिखोगे इट इज 2SN इज इक्वल टू n टाइम्स 2A प्लस में, अच्छा, n-1 इंटू डी। हाँ, तो कहीं ना कहीं मेरे को 2SN नहीं चाहिए था सर, मेरे को SN चाहिए था। तो SN इज इक्वल टू n/2 2A प्लस में n-1 इंटू डी, ये आप बोलना चाह रहे हो मेरे को। हाँ, ओके 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 ओके। तो अगर आप देखोगे तो कहीं SN का जो फॉर्मूला आया है मेरे पास, इसको थोड़ा लिखने की जरूरत है। SN इज इक्वल टू n/2, ओके, अंदर ही अंदर देखोगे तो 2A प्लस में n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ओके 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 ओके। अच्छा, अगर सर मैंने ये फॉर्मूला याद कर लिया तो सबसे पहले ये फॉर्मूला किस चीज का है मेरे को ये नहीं भूल जाना आप, ये फॉर्मूला है आपको सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। सुनना ध्यान से, जो मैं बातें बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। अच्छा, तो अगर सर सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी की बात हो रही है तो आपने यहां पे n-1 लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब ये जो अंदर मेरा n फंसा है, इट इज टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी। कहानी समझ में आ रही है? अच्छा, ओके ओके ओके। तो सर ये भी n मेरा वही है, टोटल नंबर ऑफ, हाँ जो भी जितने भी n है सब आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ही है एपी के। अच्छा, ये a क्या है सर? ये a आज के दिन वही है क्या, फर्स्ट टर्म है क्या? हाँ, ये फर्स्ट टर्म ही है। अच्छा,
और ये डी कौन है? डी मेरा वही सर जिसको मैं पहचानता हूं, कॉमन डिफरेंस। हाँ, ये कॉमन डिफरेंस वाला ही है जिसको तुम पहचानते हो। अच्छा ठीक है सर, ये मैंने याद कर लिया। तब जाके एक बच्चे ने सोचा कि अगर किसी दिन मेरे को एसएन चाहिए होगा तो मेरे को तीन ही लोग चाहिए। अगर सामने वाला मेरे से एसएन की डिमांड कर रहा है कि आप किसी एपी का सम बताओ, तो फॉर क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बोला था एपी के क्वेश्चन में, जिसमें टर्म्स की बात कर रहा होगा, जिसमें सम का कोई लेना देना नहीं होगा, उसमें रोल केवल ए और डी का होगा, क्योंकि जनरल टर्म में ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आता है। लेकिन इसमें एक और आपको ए और डी और एन तो वो देगा, लेकिन इसमें आपको कई बार क्वेश्चन में एन भी निकालना पड़ेगा, एन भी सोचना पड़ेगा। तो इसमें भी तीन ही लोग रोल में, फर्स्ट टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस। ठीक है, लेकिन जब आप टर्म्स की बात करोगे, जिसमें टर्म वाला क्वेश्चन होगा, जैसे लास्ट क्लास में अपन ने क्वेश्चन देखा बहुत सारे, उसमें आपको एन कहीं ना कहीं पता होगा, लेकिन सम के क्वेश्चन में आपको एन भी कई बार आपको फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, चलो वो क्वेश्चन देख के अपन सीख लेंगे। ओके चलिए, अच्छा इसमें थोड़ा सा और मैं आपको अगर आगे की बात दिखाऊं, जिसमें बात नंबर 1 मैं आपके सामने रखता हूं। ठीक है, बात नंबर 1 काम की, सुनना ध्यान से। ठीक है, अगर मेरा मन ऐसा किया कि क्यों ना मैं एसएन को थोड़ा सा 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं अंदर। ठीक है, अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया अंदर ही अंदर, तो कहीं आप देखोगे ये हो जाएगा एन। ठीक है, अच्छा सॉरी 2 से डिवाइड कर दे रहा हूं सब में। ओके ओके, या डिवाइड भी नहीं कर रहा हूं मैं n/2 को, तो चलो n/2 ही लिखता हूं। ओके, मेरे दिमाग में एक चीज ऑब्जर्व हुआ कि क्यों ना इस 2a को मैं a लिख दूं, और पास में n-1 इंटू डी पड़ा हुआ है, अगर इसको a दे दूं, a प्लस में n-1 इंटू डी, तो कहीं ना कहीं ये जो लिखा हुआ है a प्लस n-1 इंटू डी, ये कहीं देखा हुआ है सर, ये जनरल टर्म होता है। हाँ, जनरल टर्म मतलब लास्ट टर्म होता है। हाँ, तो अब जाके एक बच्चे ने क्लिक किया कि सर ऐसे निकालने का एक और तरीका होगा, मैं n/2 और a प्लस में लास्ट टर्म कर दूंगा। सिंपल, n/2 a प्लस में लास्ट टर्म, मतलब अगर किसी दिन मेरे को डायरेक्टली लास्ट टर्म ही दे रखा होगा और फर्स्ट टर्म दे रखा होगा, तो मैं फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करूंगा और n/2 कर दूंगा। अच्छा, एक फॉर्मूला, और ये सारे फॉर्मूला का लिस्ट ना आपके पास शॉर्ट नोट्स में होना चाहिए। ये सारे फॉर्मूले का लिस्ट शॉर्ट नोट्स में होना चाहिए आपके। ठीक है, एक और फॉर्मूला कितने लोगों को पता है कि यहां से याद आ रहा है? फर्स्ट लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस अपॉन में कॉमन डिफरेंस प्लस में 1, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का तरीका एपी में, ये भी मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था। ठीक है, अच्छा तो n/2 a प्लस एल मेरे को समझ में आया। ठीक है, ये बात नंबर 1 रहा। ओके, यहां से दूसरी काम की बात मैं आपको सिखाता हूं। ओके, यहां से दूसरा काम का बात। ओके, अगर अपन ने बात किया था Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस में n-1 इंटू डी, ये आपको याद होना चाहिए बिल्कुल। ओके, अच्छा अगर ऐसा है तो एक काम करता हूं, मैं n की मल्टीप्लाई कर देता हूं। n की मल्टीप्लाई, हाँ अगर मैंने n का मल्टीप्लाई किया तो ये 1/2 तो चलो बाहर रहा, इसमें अगर n की मल्टीप्लाई होगी तो 2an हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें अगर आप देखोगे तो ये तब तक nd हो चुका होगा, n से मल्टीप्लाई होने के बाद n² हो चुका होगा, ध्यान से देखना। ठीक है, अच्छा d के मल्टीप्लाई होते हैं -d हो चुका होगा, फिर बाहर का n आएगा, वो माइनस का nd बना देगा। ओके 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 ओके, ठीक है, अच्छा तब मेरे को यहां पे एक और चीज ऑब्जर्व मैं कर सकता हूं कि यहां पे देखूंगा तो यहां पे कहीं ना कहीं 2n लिखा हुआ है और यहां पे nd लिखा हुआ है। कुछ कॉमन इसमें से आ सकता है क्या? अगर आप देखोगे यहां से कॉमन, तो यहां से दिख रहा है 1/2 को, तो चलो 1/2 रखता हूं। इसमें देखोगे तो n है, इसमें देखोगे तो n है, तो अगर मैं n को कॉमन ले लूं तो n को कॉमन लेते ही अंदर क्या रह जाएगा? 2a माइनस में d। सोचो, और इसमें से और इसमें से कॉमन लिया, इस पार्टी में से 2an में से और nd में से मैंने कॉमन लिया। ठीक है, अच्छा सर इसमें से क्यों नहीं कॉमन लिया, अभी वो भी मैं आपको बताता हूं। ठीक है, प्लस में n² रह गया। ओके, अच्छा तब तक मैं अगर ध्यान से देखूं तो ये लिखा है n/2। ओके, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, n/2 2a माइनस d, सोच जाना। ठीक है, अच्छा प्लस में ये लिखा है n² d/2, क्या ये भी सोच गए? अच्छा, ये Sn था, ये Sn था मेरा। अगर आपको ध्यान नहीं होगा तो मैंने आपको Tn के टाइम में एक बात बोली थी, अगर आप इसको बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो मेरे को बताओ n की हाईएस्ट डिग्री कितनी है? n की हाईएस्ट डिग्री
बिल्कुल ध्यान से सोच के बताना, एन की हाईएस्ट डिग्री। मैंने आपको टीएन के टाइम में भी पूछा था कि एन की हाईएस्ट डिग्री कितनी आ रही थी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी में एन की हाईएस्ट डिग्री कितनी आ रही थी। जब आगे तक अपन सॉल्व करके आए थे पता चलता है एन की हाईएस्ट डिग्री एक है। सर एन की हाईएस्ट डिग्री, सर एन की एक डिग्री मेरे को एक भी दिख रहा है यहां पे। अच्छा लेकिन हाईएस्ट डिग्री पूछा, हाईएस्ट डिग्री तो टू है ना। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर होता था तो एक्स वाला पार्ट नहीं होता था क्या, होता था ना। तो ये लीनियर वाला पार्ट भी है लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला पार्ट भी है। तो इसको क्या बोलोगे कि एस एन ऑफ एन एपी, ध्यान से सुनना, एस एन ऑफ एन एपी इज क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ एन। कहानी समझ में आ रही है? अच्छा सर इसका मतलब इससे मेरे को काम की, इससे मेरे को क्या फायदा मिलेगा, इससे फायदा क्या मिलेगा ये मेरे को समझने से कि एस एन ऑफ एन एपी इस क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ एन, मेरे को समझने से फायदा क्या होगा? आपको समझने से फायदा इतना होगा कि अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को देखोगे तो मैंने उस टाइम क्या बोला था टीएन के टाइम्स में कि वो लीनियर होता है, एन का लीनियर फंक्शन होता है और ये एन का क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है। तो अगर आप इसमें एन स्क्वायर के बगल में देखोगे तो एन स्क्वायर के बगल में जो मेरा आदमी है दैट इज डी बाई टू। अच्छा एन स्क्वायर के बगल वाला आदमी डी बाई टू है तो डी क्या होगा, इसका डबल। नहीं समझ में आया? एन स्क्वायर के बगल वाला आदमी डी बाई टू है, उसमें एन के बगल वाला आदमी डी होता था, एन के जो पास में बैठता था वो डी होता था, लेकिन इस बार एन स्क्वायर के पास वाला आदमी डी बाई टू है। मैं यहां पे लिख देता हूं। इससे काम की बात, इससे मेरे को काम की बात क्या समझ में आती है? ओके काम की बात क्या समझ में आती है कि डी के पास में, सॉरी डी के पास बोल रहा हूं, एन के पास में, एन के पास में जो है दैट इज डी बाई टू। एन के पास में डी बाई टू बैठा है तो अगर कल को एन के पास 6 बैठा होगा तो 6 इज इक्वल टू डी बाई टू, माने डी इज इक्वल टू 12। तो एन के पास में जो बैठा होगा, सॉरी एन स्क्वायर के पास में जो बैठा होगा उसका डबल कॉमन डिफरेंस होगा। तो अगर कल को एस एन की इक्वेशन देख के कोई चला गया तो मैं इक्वेशन देख के डी निकाल लूंगा। खानी क्लिक की। अगर किसी ने टीएन की इक्वेशन दे दी तब भी मैं देख के डी निकाल लूंगा। कैसे देख के डी निकालूंगा? जो एन के पास में होगा वो मेरा डी होगा। बट अगर कोई एस एन का इक्वेशन देके चला जाएगा तो मैं देख के डी निकाल लूंगा। कैसे? मैं देखूंगा एन स्क्वायर के पास में कौन बैठा है, एन स्क्वायर के पास में जो बैठा होगा उसका डबल कॉमन डिफरेंस होगा क्योंकि वहां पे डी बाई टू है। कहानी समझ में आ रही है? ओके अच्छा अगर इतनी सी कहानी आपको समझ में आ गई तो काम की बात दो थी। अब मैं क्वेश्चन पे मूव करता हूं। ओके सामने वाले ने पूछा सम ऑफ सीरीज, ओके जिसमें उसने 1 स्क्वायर माइनस में 2 स्क्वायर प्लस में 3 स्क्वायर माइनस में 4 स्क्वायर ऐसे दिया हुआ है। बच्चे ने पकड़ा, बोला सर ये एपी तो बिल्कुल नहीं दिख रही है मेरे को। अच्छा अगर एपी नहीं दिख रही है तो कभी कभी जो नहीं दिखता है उसको अगली लाइन में सोच के बनाना पड़ता है। अच्छा ठीक है सर, तो कैसे बनाओ इसको? अगर आप इसको थोड़ा अगर अच्छे से समझोगे तो ये लिखा है 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। अगर मैं इसको पलट भी दूं तो कोई तकलीफ नहीं होगा आपको। ये लिखा है 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। ओके 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 अच्छा तो सर पैरेलली उधर से भी पलट सकता हूं, 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर लिख सकता हूं। हाँ ऐसे ही करके सर मैं लास्ट वाले को भी पलट सकता हूं, 2003 का स्क्वायर माइनस 2002 का स्क्वायर। ओके सर ऐसा क्यों जरूरत पड़ा आपको 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर करने की क्यों जरूरत पड़ा? ठीक है ताकि मैं आपको दिखाना चाहता था कि देखो ये एपी में तो नहीं है। मैंने जहां तक देखा पता चला एपी में नहीं है, लेकिन इस पे कोई फॉर्मूला काम करेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सोच के देखो। अच्छा तो सर आपने ये इतना सब काम इसलिए किया था कि मेरे को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखा पाओ। हाँ क्यों मैं ऐसे नहीं देख पाता? हाँ ऐसे कुछ बच्चे नहीं देख पाते कि माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है लेकिन अगर मैंने इसको पलट के दिखा अब बच्चे को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखता है। ठीक है तो अगर दिखता है तो अगली लाइन में वो लिखेगा ए प्लस में बी दैट इज 3 प्लस 2। अच्छा और 3 माइनस 2। कहानी क्लिक की। अच्छा तो सर फिर इसमें भी क्या परेशानी होगा आपको? इसमें भी 5 प्लस 4 और 5 माइनस 4 नहीं लिख सकते आप? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं, लिखो। अच्छा ऐसे ही करके सर लास्ट वाले में भी मैं 2003 प्लस में 2002 लिख दूं। हाँ ओके लिख दो। तो अगर आपने 2003 प्लस में 2002 लिखा ये तो ए प्लस बी हुआ, ए माइनस बी भी तो लिखोगे ना, 2003 माइनस 2002।
ओके अच्छा, अगर आपने ऐसा किया तो सुनो सुनो सुनो, देखो देखो देखो, ये वन तो अपनी जगह वन रहा। ओके अच्छा, 3 + 2 कहीं 5 हो चुका है। ओके, लेकिन एक मजे की बात देखना, 3 - 2 का डिफरेंस 1 होता है, 5 - 4 का डिफरेंस 1 होता है, 2003 - 2002 का डिफरेंस 1 होता है। तो एक ब्रैकेट तो अपने आप में ही खत्म हो जा रहा है, 1 बन के बगल वाला ब्रैकेट रह जा रहा है, जो ऐड वाला पोर्शन है। 3 + 2 5 करवा रहा है, 5 + 4 9 करा रहा है। तब बच्चे हो जाकर पता चलो सर ये 159 तो एपी में है। अच्छा, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये एपी में नहीं था, लेकिन सर मैंने इसमें ये सब चमत्कार किया, फिर जो मेरे को फाइनल बचा वो एपी में। हाँ, तो कई बार आपको दूर चल के देखना पड़ेगा। आपने पहली बारी में देखा एपी नहीं दिखा, जीपी भी नहीं दिखेगा, जो अगला सीरीज अपन पढ़ेंगे। तो कई बार अपन को थोड़ा दूर चल के सोचना पड़ेगा, तब दिखेगा। ओके ओके ओके, तो सर लास्ट वाला टर्म आप मेरे को बताओ जल्दी से, क्योंकि लास्ट टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है उसका। ठीक है, 2003 + में 2002, कहीं ना कहीं आपको 2 - 2 4 4005 हो जाएगा। ओके, तो सर अगर इसका सम बताना है, मेरे पास फर्स्ट टर्म पड़ा है, मेरे पास लास्ट टर्म पड़ा है, तो एस एन तो मैं एक लाइन में बताता हूं। कैसे एस एन एक लाइन में कैसे बताते हो? n/2 a प्लस में l करके। लेकिन 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 मैंने आपको क्या बोला कि सम के फॉर्मूले में a पता है l पता है, काम नहीं चलने वाला, आपको n भी पता करना पड़ेगा, क्योंकि इसके फॉर्मूले में n भी आता है। तो सर वहां n तो यहां पे भी आता था, हाँ n वहां पे भी आता था, लेकिन वहां पे n निकालने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो क्वेश्चन में ही देख के पता चल जाता था। दिया होता था कि इट इज एपी ऑफ 10 टर्म्स, ऐसे दिया होता था, सामने से बोल देता था कि 10 टर्म का एपी है। अब की बारी नहीं बोला सर, तो नहीं बोला तो क्या ही जाता है, आपको तो सर ने सिखा रखा है ना कि नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला क्या, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन में कॉमन डिफरेंस तो पता चल गया 4, और जो भी है उसमें 1 ऐड कर दो। तो ये तो सर ने आपको सिखा रखा है ना लास्ट क्लास में। हाँ, तो अगर सिखा रखा है तो सर यहां से निकालूंगा तो ये 4004 होगा। 4004 डिवाइडेड बाई 4 1001 होता है कहीं। ठीक है, और 1001 में से अगर मैं 1 ऐड कर दूं तो इट इज 1002। तो टोटल सर 1002 टर्म्स है, तो इट इज 1002 अपॉन में 2, और ए बोलो तो 1 और एल बोलो तो 4005। ये आप कर लेना और आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में टाइम मेंशन करके लिख देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है सम ऑफ 4 टर्म्स इज इक्वल टू 56। ठीक है, और सम ऑफ लास्ट 4 टर्म्स इज इक्वल टू 112। ए की वैल्यू अगर 11 दी है तो मेरे को नंबर ऑफ टर्म्स बता दो। ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स मतलब एन की वैल्यू बता दो। ओके अच्छा, अगर वो सम ऑफ 4 टर्म्स की बात कर रहा है 56, और सम ऑफ लास्ट 4 टर्म्स की बात कर रहा है 112, तो अगर मैं सम ऑफ 4 टर्म्स की बात करूं मतलब कहीं ना कहीं वो a प्लस में a प्लस डी प्लस में a प्लस 2d, ओके, और प्लस में a प्लस 3d की बात कर रहा है। ये हुआ ना सम ऑफ 4 टर्म्स, इसकी वैल्यू कहीं 56 दिया हुआ है। ओके सर, आपने ये क्यों लिखा डायरेक्ट? आप t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 भी लिख सकते थे, या a1 प्लस a2 प्लस a3 भी लिख सकते थे। हाँ लिख सकता था, बट अगर सामने वाला सोचो यहां पे a की वैल्यू दे रखा है, ठीक है, तो अगर मैं ए के फॉर्म में लिखना चाहूं, क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स और लास्ट ऑफ सम 4 टर्म्स ये दोनों एक ही एक एपी की बात हो रही है, तो जो फर्स्ट टर्म इसका होगा वही फर्स्ट टर्म तो इसका ही होगा ना, क्योंकि अगर ये शुरू से है तो ये लास्ट से है, क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म तो दोनों का सेम ही होगा, और उसकी वैल्यू 11 दे रखी है। तो अगर फर्स्ट टर्म की 11 वैल्यू दे रखी है, यहां से अगर आप ए को ऐड करोगे तो 1 2 3 4 4 ए हो रहा है। ठीक है, और डी की बात करोगे तो 2d 3d और आपको 3d 2d और d 5d हो रहा है। ओके, इज इक्वल टू 56। ओके, कितने लोगों में पकड़ में आ गया? 4a प्लस 5d इज इक्वल टू 56। ठीक है, अच्छा अगर ऐसा है तो मैं a की वैल्यू 11 रख दूं सर? हाँ रख दो। तो अगर आप रख दोगे तो 5d इज इक्वल टू 56 माइनस में 11 रखते हैं, 11 4 जो 44, तो 44 यहां पे हुआ, तो d इज इक्वल टू 56 माइनस 44 अगर करोगे तो 6 माइनस 4 2 होता है। ओके, 2 और यहां से हो गया 5 4 1, एक मिनट, 56 माइनस 44 12, और यहां से 2d, एक सेकंड, सम ऑफ 4 टर्म्स बोला था ना, फर्स्ट 4 टर्म्स, तो a प्लस डी 2 3 और a प्लस 3d। ओके, तो यहां से d की वैल्यू तो आ रही है 12/5,
ओके, चलो आगे देखते हैं अगला क्या बोल रहा है। आगे बोल रहे हैं सम ऑफ लास्ट फोर टर्म्स। तो लास्ट फोर टर्म्स मतलब कहीं एल हो गया, सबसे लास्ट टर्म तो एल पकड़ लेता हूं, ठीक है। अच्छा, इसके पिछला वाला बताओ जल्दी से, एल प्लस डी होगा कि एल माइनस डी होगा? सोच के बताओ, मैंने लास्ट क्लास में आपको सिखाया था कि अगर स्टार्टिंग से चल रहे हो तो प्लस करना पड़ेगा, एंड से चल रहे हो तो डी घटाओगे तब जाके पिछला टर्म मिलेगा। अगर कॉमन डिफरेंस डी है, अगर आप आगे चल रहे हो, दो लोगों का डिफरेंस डी है, तो आगे चलोगे तो डी ऐड करना पड़ेगा और पीछे से चलोगे तो डी घटाना पड़ेगा। तो अगर पहला टर्म एल है तो दूसरा टर्म एल माइनस डी होगा, तीसरा टर्म एल माइनस टू डी होगा। लास्ट फोर टर्म्स की बात कर रहे हैं तो लास्ट वाला टर्म एल माइनस थ्री डी होगा, इज इक्वल टू 112। अच्छा, अगर सभी एल को ऐड कर दूं, एल एल और एल, तो 4L हो रहा है मेरे पास, ठीक है। अच्छा, माइनस में 2 3 2 5 5 और 6, लेकिन यहां पे 3 2 5, अच्छा अच्छा, गड़बड़ 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 गड़बड़, 3 2 5 1 6 होगा ना, मैंने 5D लिख दिया, 6D। तो 6 होने से तो डी की वैल्यू सिंपल से आ गई 2। ओके, अच्छा, 4L माइनस में यहां से आ रहा है 6D इज इक्वल टू 112। ओके 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 ओके। अच्छा, तो डी की सॉरी 4L माइनस में 6D और डी की वैल्यू 2 लेके आप बैठे हो, तो 4L इज इक्वल टू 112 प्लस में 6 2 कितना हो गया 12। ओके, तो यहां से L की वैल्यू बताओ, यहां से हो गया आपको 124। ओके, अपॉन में 4, तो 4 3 जा 12, L की वैल्यू कितनी आ गई 4 3 जा 12 और 4 1 4 31। ओके सर, अब एल के पीछे, और ये तो क्वेश्चन में ही दिया था, क्यों पढ़े? क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला तो हर बच्चे को पता है ना। नंबर ऑफ टर्म्स का क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ टर्म्स मेरे को निकालना हो तो लास्ट टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म करते हैं, अपॉन में कॉमन डिफरेंस प्लस में 1, यही तो करते हैं ना। तो अगर सामने वाला फर्स्ट टर्म दे दिया था तो मैं लास्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को निकालने के पीछे नहीं भागूं, क्योंकि मेरे को लास्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मिलेगा तब जाके मैं नंबर ऑफ टर्म्स बता दूंगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला होता है एल माइनस ए अपॉन में डी प्लस में 1। ठीक है, तो अगर एल की वैल्यू देखोगे तो 31। ओके, तो यहां पे दिखा देता हूं, 31 माइनस में फर्स्ट टर्म बोलो 11। ओके, कॉमन डिफरेंस कितना आया 2 प्लस में 1, तो कहीं ना कहीं 31 माइनस में 11 देखोगे 110 और 3 1 20 हो जाएगा, 20 अपॉन में 2 प्लस में 1, दैट इज आपको 10 प्लस में 1 11 टर्म्स, 11 आंसर हो गया आपको। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, कितने लोग मेरे को बता देंगे ये क्वेश्चन इसीलिए दिए हुए हैं सर आप, कि क्या मेरे को वो वाला तरीका पता है क्या? अगर एसएन की इक्वेशन सामने से कोई दे रखा है, एसएन की इक्वेशन मेरे को सामने से दे रखा है, दैट इज 3n स्क्वायर प्लस में 5n। ओके 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 ओके, मेरे को सर ने पढ़ाया सबसे पहले एसएन जो होता है अपने आप में क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है n का। अगर मैं चाहूं तो इसमें से n कॉमन लेके 3n प्लस में 5 लिखूं, n को उधर कहीं नहीं लिखूं। अगर मान जो कल को ये रेशियो होता, या फिर एक ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा, बात करूंगा, रुको रुको रुको, अभी बताओ, क्या ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है? हाँ, लेकिन एन स्क्वायर के पास वाला डी होता है क्या? मैं यहां पे आपसे पूछूं, एन स्क्वायर के पास में जो बैठा है ये डी होता है क्या? ये डी होता है क्या? एक बच्चा बोलेगा नहीं सर ये d/2 होता है, तो d/2 इज इक्वल टू 3 बोलना चाह रहे हो? हाँ, तो d इज इक्वल टू 6। सामने वाला आपसे कॉमन डिफरेंस ही पूछ रहा था, एक लाइन में आप निकाल दोगे। ठीक है, चले। अच्छा, अगला टॉपिक थोड़ा सा काम का है, इस पे भी कई बार आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिल जाता है कि अगर आपको कल को क्वेश्चन में बोला 3 टर्म्स इन एपी, 4 टर्म्स इन एपी, 5 टर्म्स इन एपी, तो जब भी आपको 3 टर्म की बात करेगा तो आपको जो टर्म एज्यूम करना है वो ए प्लस डी ए प्लस 2d नहीं एज्यूम करना है। अच्छा, तो सर अभी अभी तो 4 टर्म्स बोला था। हाँ, तो अगर वो स्टार्टिंग से बोला था तो एंड से भी बोला था, तो अपन चाहते तो इसको भी एज्यूम करके अपन कर सकते थे। ओके, बट वो रैंडम 4 टर्म्स हैं, दीज आर रैंडम 4 टर्म्स। वो स्टार्टिंग और एंड का बात किया था। अगर सामने से बोलते 3 टर्म्स इन एपी, 4 टर्म्स इन एपी, ओके, लेकिन उसमें फर्स्ट और लास्ट से बोला था, तो जब भी आपको 3 टर्म्स एपी में एज्यूम करने पड़े तो देखो ए, इसके जस्ट पहले वाला ए माइनस डी और इसके जस्ट पहले वाला ए प्लस डी, ऐसे एज्यूम करना। लेकिन ये थोड़ा सा अलग कैरेक्टर प्ले करता है 4 टर्म्स वाला। इसमें बच्चा सोचता है कि सर अगर आप 4 टर्म्स वाले केस में यहां पे ए रखे ही नहीं हो, ए मानना ही नहीं है। ठीक है, सबसे पहले ए प्लस डी, ए माइनस डी, ओके, और इसके पहले ए माइनस 3d और ए प्लस 3d, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके, 5 टर्म वाला भी आसान होता है, आप ए से 2 पहले चल जाओ और ए को 2 बाद में चल जाओ, 5 टर्म एज्यूम हो गया। ठीक है, बट इसमें ए नहीं होता। 4 टर्म्स वाले में लिख देता हूं ए नहीं, तो अगर ए नहीं होगा तो कौन होगा? ए प्लस डी, तो ए प्लस डी, ए माइनस डी,
ओके, लेकिन दो आगे चलना ए प्लस थ्री डी, और इसलिए बोला 4 टर्म वाला ध्यान रखना, ठीक है। ओके, चले इस पे कोई क्वेश्चन भी होगा तो देख लेता हूं। हाँ, दिया हुआ सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स इज 27। ओके, बोला है सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म इज 27, सम ऑफ स्क्वायर इज 293, फाइंड एसएन। ठीक है, तो अगर उसने थ्री टर्म्स की बात की है तो अपन थ्री टर्म्स एज्यूम करेंगे, ए प्लस डी और ए माइनस डी। ठीक है, और इसका सम 27 है। इससे क्या फायदा होगा देखना, इससे फायदा ये होगा कि आपको अगली लाइन में देखेगा डी से डी डिलीट हो गया। डी से डी डिलीट होते ही अपन ने बोला 3a इज इक्वल टू 27। ओके ओके ओके, तो कहीं a इज इक्वल टू 9, तो मेरा फर्स्ट टर्म आ गया। और ऐसे निकालने के लिए फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए और n पता होना चाहिए। ठीक है, तो कम से कम फर्स्ट टर्म तो आया, पहला जो बात बोला था उससे फर्स्ट टर्म तो आया। ओके अगली लाइन में बोला सम ऑफ स्क्वायर इज 293, मतलब सर ए का स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर मतलब सबका स्क्वायर करो, ए प्लस डी का होल स्क्वायर और ए माइनस डी का होल स्क्वायर, सबके स्क्वायर का सम 293 दे रखा है सामने वाले ने। ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, ए की वैल्यू तो अपन 9 निकाल ही चुके हैं, तो 9 चाहो तो रख दो या फिर एक बार खोल दो इसको, ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर प्लस में 2ad। ओके ओके ओके, ठीक है, ठीक। अच्छा, यहां से देखोगे तो इट इज ए स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर माइनस का 2ad, ओके, इज इक्वल टू 293। ठीक है, कितने लोगों को दिख गया कि यहां से 2ad तो सर डिलीट हो रहा है, तो अगर ऐसा हो रहा है तो 2ad से 2ad डिलीट कर दो। ओके, एक ए स्क्वायर यहां पे, एक स्क्वायर यहां पे, एक ए स्क्वायर यहां पे, तो अगली लाइन में मैं 3a स्क्वायर लिख दूं। हाँ, अगर 3a स्क्वायर लिख दूं तो प्लस में 2d स्क्वायर लिखने से भी आप मेरे को मना नहीं करोगे, इज इक्वल टू 293 लिखने से भी मना नहीं करोगे। ठीक है, अच्छा, इतनी सी बात थी सर, तो a की वैल्यू 9 रख दूं क्या मैं? हाँ 9 रख दो, अब रख दो 9 स्क्वायर 81। ओके, तो 3 इंटू 81, 8 3 जा 43, तो सॉरी 24। ओके, 81 के मल्टीप्लाई कर रहा हूं 3 में, और 1 3 3 में 253। ठीक है, प्लस में 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 293। ओके ओके ओके, अच्छा, तो 2d स्क्वायर इज इक्वल टू बोलो 293 माइनस में 243। ओके, तो d स्क्वायर बोलो, d स्क्वायर आ गया यहां से, एक तो आपको 50 हो गया, 50/2 25, तो d की कितनी वैल्यू आ गई? d की आपको प्लस माइनस 5, कॉमन डिफरेंस आपको +5 और -5 दोनों। तो अगर आप Sn की वैल्यू निकालने जाओगे तो Sn की वैल्यू होती है n/2, 2a प्लस में n-1 इंटू डी। ओके ओके ओके, ठीक है, अच्छा, तो अगर आप कहीं ना कहीं Sn निकालोगे 9 और +5 पुट करके, तो n की वैल्यू बोलो 3, सामने से दे रखा है 3 टर्म्स, तो 3/2। ओके, 2a की वैल्यू बोलो 9 मतलब 18, प्लस में n 3 मतलब 2, इंटू में d को 5 रख दो, इंटू 5। ओके, अगर आपने ऐसा किया तो ये हो गया 3/2, ये हो गया आपको 5 2 10, और 10 और 18 28, और 2 14 जब, तो ये 42 आ गया। ओके, अगर आप -5 रखते तो यहां से होता है 18 - 10, दैट इज 8। ओके, और 2 4 8, 4 3 12, वो भी आंसर सही होता 12। ओके, तो अगर आप देखो -5 रखते ना, तो -5 रखते 12 आंसर आता। अब इसमें -5 रख के देखना, क्योंकि -5 वाला भी तो हो सकता है ना, d इज इक्वल टू -5। तो अगर आप -5 रखोगे तो यहां पे -5 होता, 18 - 10 कितना होता? 8, 3/2 इंटू 8 कितना होता? 3/2 इंटू 2 4 8, 4 3 12, 12 आंसर आता। तो अगर मैं d इज इक्वल टू -5 रखूंगा तो Sn की वैल्यू से 12 आएगी। ओके, अब थोड़ा जल्दी से मेरे को सोच के बताना कि अच्छा, इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा चेंज हो सकता है, होगा ये, ठीक है, क्योंकि सुनो, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स दिया 27, तो अपन अगर n की वैल्यू 3 रखेंगे तो अपन फिर से तो सम ऑफ 3 टर्म्स निकाल रहे हैं ना। ओके, तो कहीं ना कहीं यहां पे मेरे हिसाब से सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स दे दिया, और ये बोलना चाहिए कि n की वैल्यू ऑलरेडी दे रखना चाहिए कि कुछ दिया हुआ है 3 से ज्यादा, क्योंकि 3 तक का सम अगर 27 दिया तो 3 टर्म तक का ये सम निकालेंगे तो 27 ही आना चाहिए ना, 42 आ रहा है हालांकि, तो n की वैल्यू 6 कुछ देना चाहिए यहां पे कि n की वैल्यू 6 है, मतलब 6 टर्म्स का एपी है, जिसमें 3 टर्म का सम मैं तुमको 27 दे रहा हूं, तुम पूरे का सम बताओ, और दूसरा मैं उनके स्क्वायर का भी सम दे रहा हूं, तुम पूरे का सम बताओ। तो अगर n की वैल्यू अगर मैं 6 रखता हूं यहां पे, तो देखना चेंज क्या आएगा।
वही मैं आपको समझाने वाला था, लेकिन ये समझाने गया तो फिर मेरे को ध्यान में आया 6 अगर मैं रखूंगा तो कहीं ना कहीं यहां पे 6/2 ये 3 हो जाएगा, ठीक है, ये 3 हो जाएगा। ओके, 3 होते हैं ये 28 × 3 हो जाएगा। ओके, तो 28 × 3 कितना हो जाएगा? 8 3 जो 24 और 3 2 जो 6 2 8 84, ठीक है। अच्छा, लेकिन जब मैं यहां पे रखूंगा -5 तो -5 रखते हैं 18 - 10 होगा 8 और 8 3 24 होगा, ठीक है। 24 मतलब SN की वैल्यू 24 आ रही होगी। ओके, अब आप क्वेश्चन में दिया हुआ है कि स्टार्टिंग के 3 टर्म का सम आप 27 बोल रहे हो, तो 6 टर्म तक का सम 24 थोड़ी होगा। ओके, तो इसीलिए ये आंसर गलत बोल दिया जाएगा और ये आंसर सही बोल दिया जाएगा। क्यों क्यों सर? हालांकि नेगेटिव में भी तो हो सकता है। नहीं, A 9 है और कॉमन डिफरेंस अगर आपको -5 है, और सोचो तो अगला टर्म क्या होगा? 9 - 5 4, अगला टर्म क्या होगा? -1, तो 9 4 और -1 सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म करोगे तो 27 तो नहीं आएगा, ठीक है। तो -5 D लगा के जो AP चलेगी वो पॉसिबल नहीं है सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म 27 में, ठीक है। तो इसलिए +5 वाला आंसर सही होगा, -5 वाला गलत होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करता हूं। अगला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ध्यान से देखना। बोला S1 S2 S3 SP आर सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ P APs where first term of each AP are this and common difference are this। सुनना सुनना सुनना, then S1 plus S2। किसी ने P नंबर ऑफ APs दे रखा है, ठीक है। पहली AP, दूसरी AP, तीसरी AP, चौथी AP, ऐसे ही करते करते P नंबर तक का AP दे रखा है, जिसमें पहले AP का सम S1 है, ओके, दूसरे AP का सम S2 है, तीसरे का सम S3 है, ठीक है, तीसरे का सम S3 है और सबसे लास्ट वाले का सम SP है। सुनना ध्यान से इस क्वेश्चन को, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। और सभी AP का फर्स्ट टर्म 1 2 3, मैंने पहले का AP का फर्स्ट टर्म 1 है, दूसरे का फर्स्ट टर्म 2 है, तीसरे का फर्स्ट टर्म 3 है। ऐसे ही करते हुए सबसे लास्ट AP कौन है? P वाला AP, उसका फर्स्ट टर्म P है। और सबका कॉमन डिफरेंस, मैंने पहले AP का कॉमन डिफरेंस फर्स्ट, दूसरे का T। नहीं समझ में आ रहा? सुनो सुनो सुनो, अगर मान लो ये पहली AP हुई जिसका सम S1 है, और इसकी खास बात यह है कि इसका पहला टर्म 1 है और कॉमन डिफरेंस भी 1 है। ओके, कॉमन डिफरेंस भी 1 है, ये मैं A और D लिख रहा हूं। ओके ओके ओके, ऐसे ही करके किसी ने मेरे को दूसरी AP सेट की जिसका सम S2O बोल रहा है, ओके, जिसका फर्स्ट टर्म बोलो 2 है और कॉमन डिफरेंस बोलो 3 है, ठीक है। ऐसे ही करके किसी ने मेरे को तीसरी AP दी जिसका सम बोल रहा है S3 है, जिसका फर्स्ट टर्म 3 है और कॉमन डिफरेंस 5 है। कहानी पकड़ में आ रही है? ऐसे ही करते हुए किसी ने P तक मेरे को AP सेट करके दिया। ये टोटल AP मेरे पास मैंने काउंट किया तो उसका नंबर P आ रहा है। कल को हो सकता था 10 AP हो, 20 AP हो, लेकिन सामने वाला P में बात करना चाह रहा है कि ये टोटल कितने AP हुए। अगर आप ये काउंट करोगे तो टोटल PAP, टोटल PAPs, ये टोटल P नंबर ऑफ APs है। अच्छा, अगर सर ऐसा है, ठीक है, तो सबसे लास्ट वाले का सम SP बोल रहा है, हाँ, और उसका फर्स्ट टर्म P और कॉमन डिफरेंस 2P-1 बोल रहा है, हाँ, यही बोल रहा है। ओके, अब कोई मेरे को जल्दी से बताएगा S1 क्या होगा? S1 सर होगा n/2। ओके ओके ओके, 2A, मतलब A की मल्टीप्लाई 1 से, तो 2 × 1 लिख दूं, हाँ, प्लस में n-1 × D, n-1 × D की वैल्यू बोलो 1। ओके 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 सर, ये मेरे को समझ में आया, S1 की वैल्यू ये है। और फिर ये सम का सम भी पूछ रहा है, S1 प्लस में S2 प्लस में S3 से लेके SP ही पूछ रहा है आपको लास्ट में। तो मैंने S1 लिख लिया, ओके, अब मैं S2 लिखने आता हूं। अच्छा, लेकिन एक मजे की बात, ये सब में बोल रहा है कि n टर्म्स है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, ठीक है, सब में n टर्म्स ही है, सब में n टर्म्स की बात कर रहे हैं, इसलिए सबकी n की वैल्यू सेम होगी। अगर मैं मतलब सर इसमें लिखने जाऊंगा तो इसमें भी n/2 ही, हाँ, इसमें भी n/2, ओके। अच्छा, लेकिन 2A की वैल्यू इसमें चेंज है, 2 है इसमें A की वैल्यू, प्लस में यहां पे देखना, यहां पे इंटरेस्टिंग करेक्टर n-1 D की वैल्यू चेंज है सर 3। अच्छा, अगला अगर सर मैं SP लिखने जाऊं तो n/2, 2 × A की वैल्यू सोचो 3, प्लस में n-1 D की वैल्यू बोलो जल्दी 5,
ओके 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 ओके, लास्ट वाला बोलो, वो इंटरेस्टिंग होगा। n/2, 2 इंटू ए की वैल्यू बोलो p, प्लस में n-1, डी की वैल्यू बोलो, डी की वैल्यू सर 2p-1। अच्छा, तब जाके एक बच्चे ने पकड़ा कि सर जिस दिन मैं इसको ऐड करने जाऊंगा ना, सब में n/2 सेम है, सब में ये 2 भी सेम है, डिफरेंस आ रहा है सर, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये p है। मतलब सर इतना सा पार्ट अगर कॉमन आएगा ना, तो अंदर ही अंदर 1 + 2 + 3 + p बचेगा। n-1 सब में सेम है सर, तो अगर मैं n-1 को कॉमन लूंगा तो अंदर मेरे को 1, 3, 5 और 2p-1 ऐड करना होगा। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि सर जिस दिन मैं s1 प्लस में s2 प्लस में s3 से लेकर sp तक करूंगा ना, मेरे को n/2 कॉमन खींच लेना चाहिए, क्योंकि n/2 सब में है। अरे ऐड करने पे n/2 कॉमन आ जाएगा ना, 2 भी सब में है सर, तो मैं 2 को भी कॉमन ले लेता हूं अंदर से। तब मेरे को अंदर जो ऐड करना होगा वो सर 1 प्लस में 2 प्लस में 3 से लेके p तक ऐड करना है। मतलब अंदर वाला आदमी 1 प्लस में 2 प्लस में 3 से लेकर p तक है। हाँ, ओके 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 ओके। प्लस में सर इंटरेस्टिंग बात इधर भी चल रही है, कहानी यहां तक नहीं रुकी, n-1 भी सब में सेम है, तो अगर मैं n-1 को भी कॉमन ले लूं तो अंदर जो मेरा ऐड हो रहा है सर, इस बार यहां पे एक मिनट आगे चला गया, ओके, इस बार जो अंदर ऐड हो रहा है वो 1, 3, 5 से लेके 2p-1 तक ऐड हो रहा है। 1 प्लस में 3 प्लस में 5 से लेके 2p-1 तक ऐड हो रहा है। अच्छा, ओके ओके ओके, मतलब सर मेरे को ऐड करना है n/2, तो n/2 लिख दिया मैंने। ओके, अच्छा, 2 को भी मैंने 2 लिख दिया। कितने लोगों को पता है 1 से लेके p तक का सम क्या होगा? सोच के बताओ मेरे को जल्दी से, 1 से लेके p तक का सम क्या होगा? ये तो AP में ही है ना, तो AP का सम तो p/2 लिखो, n/2, ये इसमें p टर्म्स है तो p/2। ओके, अच्छा, n/2 सर मैंने लिख दिया, p/2, ओके, n/2। फिर क्या अंदर 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 क्या होता है? 2a, ये बोलो 1 प्लस में 2a प्लस में n-1d, मतलब p-1 इंटू डी की वैल्यू बोलो 1। ओके, यही होता है ना, ये हो गया मेरा सम, इसका मैंने सम कर दिया। ओके, कहानी पकड़ में आई। प्लस में n-1 का तो सर n-1 चल ही रहा है, इसका सम बताओ जल्दी से सोच के। n/2 कितने टर्म्स हैं टोटल? सोच के बताओ टोटल कितने टर्म्स हैं, ये इंटरेस्टिंग है, इसमें सोचना कि इसमें टोटल कितने टर्म्स हो रहे हैं। ओके, अगर आपने यहां पे p बोला, p टर्म्स है देख, ओके, तो अगर मान लो टर्म्स नहीं पकड़ में आ रहे कितने हैं, क्योंकि यहां पे तो सर आपने p टर्म्स बोल दिया, क्योंकि एक एक का कॉमन डिफरेंस था, 1 से लेकर p तक p टर्म्स होंगे, ठीक है। तो अगर नहीं पकड़ में आ रहा है तो एक काम करता हूं ना सर, उसका तरीका है तो मेरे पास, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का तरीका तो है मेरे पास। साउंड बीच में चला गया था क्या? तो मैंने कुछ नहीं किया, उसका और उसका सम क्या होगा आपको शायद पकड़ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैं सर लास्ट टर्म को पकड़ता हूं, 2p-1 को, लास्ट टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है 1, ओके, अपॉन में कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस बोलो 1 और 3 के बीच का 2, प्लस में 1 कर देता हूं, यही काम तो मैं करता हूं। तो यहां से देखूंगा तो सर ये लिखा है 2p-2 अपॉन में 2 प्लस में 1, 2 और 2 कितने लोगों को दिख रहा है? कैंसिल हो गया कॉमन लेके, तो यहां से हो गया p-1 प्लस में 1, मतलब ये टोटल p टर्म्स है सर, ये टोटल p टर्म्स है। अच्छा, ये टोटल p टर्म्स है, हाँ, ये भी टोटल p टर्म्स थे, हाँ देखो, p-1 अपॉन में कॉमन डिफरेंस 1 प्लस में 1, तो 1 से 1 कैंसिल, ये भी टोटल p टर्म्स थे। अच्छा, मतलब ये भी p टर्म्स और ये भी p टर्म्स, तो यहां पे मैं लिख दूं p/2, ओके, अच्छा, p/2 लिख दिया। देन आफ्टर आप बोलो 2a, 2a की वैल्यू कितनी है 1, प्लस में n-1 इंटू डी, n मतलब p-1 इंटू डी, डी बोले तो 2, इस बार d 2 है, 1 नहीं है, ठीक है। अच्छा, ओके 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 ओके, तब तक मैं यहां पे n/2 लिख दूं, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। ओके ओके, अच्छा, अंदर ही अंदर मैं यहां पे अब 2 की मल्टीप्लाई कर देता हूं, प्लस में n-1 इंटू डी चल रहा था, ठीक है, ओके। अच्छा, तब तक अगर आप यहां पे दिमाग लगाओगे तो कहीं अगर 2 की मल्टीप्लाई इसमें, हाँ इसमें कर देता हूं अंदर, यहां से तो अलग है ना, 2 की मल्टीप्लाई कर देता तो p रह जाएगा, ओके, ठीक है।
और अंदर ब्रैकेट में अगर 2 की मल्टीप्लाई करो तो 2 था, 2 की मल्टीप्लाई होते 4 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, प्लस में ये होगा p-1, इसको सॉल्व करके लिख देते हैं सबसे पहले। तो ये 2 है मल्टीप्लाई में, यहां पे बात करोगे तो p/2 है, और यहां पे बात करोगे तो इट इज 2 प्लस में ये मल्टीप्लाई होगा तो p-1, ठीक है। तो 2 - 1 डायरेक्ट लिख देता हूं 1 प्लस में p, ओके, p प्लस में 1, ठीक है। अच्छा, ये यहां से ये रहा, ओके। प्लस में इधर की बात करोगे तो ये लिखा है n-1, और इसकी बात करोगे तो ये हो चुका है आपको p/2, ठीक। और 2 × 1 की मल्टीप्लाई 2 चल रही है, प्लस में इससे बात करोगे तो 2p माइनस में 2 हो चुका है, ठीक है। तो यहां से तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये सिर्फ 2p रहा, ठीक। तो इसकी बात करोगे तो इट इज n/2, और इसकी मल्टीप्लाई होती है सिर्फ p रह गया, ठीक है। मल्टीप्लाई में थोड़ा एकदम ध्यान से करना है आपको, p रह गया, और यहां 2 की मल्टीप्लाई होते हो गया 2p प्लस में 2, ठीक है। अच्छा, प्लस में यहां पे बात करो तो ये हो गया n-1, ठीक है। और यहां अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो p/2 की 2p से मल्टीप्लाई, 2 से 2 कैंसिल हो गया, p² आ गया केवल, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहां पे देखूं तो लिखा है n/2, और अंदर 2p की मल्टीप्लाई p से हो गया 2p², ठीक है। ओके, प्लस में 2p, ठीक है। अच्छा, प्लस में यहां पे चल रहा है आपको n-1, ओके ओके, यहां तक तो सही, बीच में प्लस नहीं, ये ठीक है। प्लस में यहां पे आपको देखोगे तो n-1 p² है, ठीक है। अच्छा, अगली लाइन में ये सॉल्व हो जाएगा। अगली लाइन में आपको यहां से पता चल रहा है कि 2 कॉमन आते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अच्छा, बाहर अगर मैं n को रहने दूं तो ये लिखा है p² प्लस में p, ठीक। अच्छा, यहां से अगर आप देखोगे तो ये लिखा है प्लस में np² माइनस में p²। सोचो, मैंने p² की मल्टीप्लाई कर दी, तब तक मल्टीप्लाई इधर से भी होगी, इट इज np² प्लस में np प्लस में np² माइनस में p²। अब इसको आप सॉल्व कर लेना, np² और np² 2np² हो जाएगा, ओके। और इसमें से मतलब ऑप्शन के, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, इसके बाद आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग चल सकते हो, ठीक है। कॉन्सेप्ट जो था वो मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है। कुछ गड़बड़ होगा तो आप कैलकुलेशन में देख सकते हो। यहां पे आई थिंक मुझे दिख रहा है जहां तक कि p से p, यहां 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये जो होगा p+1 सिंपली हो जाएगा। ये बस एक आपको दिख रहा होगा, ये आपको p+1 हो गया, ठीक है। तो ये लिखा है n/2 p इंटू p+1, ओके। ये इतना सा पोर्शन लिखा है, ठीक। तो ये आपको सिंपली हो जाएगा n/2, मल्टीप्लाई करोगे तो p² प्लस में p, ठीक है। तो np² प्लस में np/2 यहां से हो जाएगा, ठीक, ओके। तो इसके बाद आप फर्दर यहां पे सॉल्व कर सकते हो आगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जस्ट आपको सॉल्व करना होगा, ओके। इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा np²/2 प्लस में np/2, ओके। और यहां से करोगे तो ये हो जाएगा np² माइनस में p²। अब इसके आगे आपको जैसा ऑप्शन दिया होगा ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग फिर आपको इसको सॉल्व करके फिर टिक करना होगा। यहां पे ऑप्शन नहीं था चूंकि, इसलिए मैं यहीं पे रोक दे रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देयर इफ नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी आर इवन, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना। अगर बोल रहा है कि नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी आर इवन, तो अपन जो एज्यूम कर सकते हैं कि लेट द नंबर ऑफ टर्म्स, सुनना ध्यान से, लेट द नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी, ध्यान से देखना, इज 2n। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। क्यों सर 2n क्यों माना आपने? बिकॉज इवन बोला है क्वेश्चन में, इवन बोला है क्वेश्चन में। तो कितने लोगों को समझ में आएगा कि सर अगर मैं n बोलता तो n तो ऑड होता अपने आप में, n की जगह 1 पढ़ सकता है, n की जगह 3 पढ़ सकता है, 2 भी पढ़ सकता है, हालांकि 2 इवन है। तो n बोलना मतलब सर मैं कंफर्म नहीं हूं कि इवन है। बट अगर मैं बोल रहा हूं जब जब 2 की मल्टीप्लाई होगी, तो 2 की मल्टीप्लाई होने से कोई भी नंबर क्या इवन ही बन जाता है। अगर आप 5 को पकड़ोगे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या 10 हो जाएगा, इवन हो जाएगा। तो जब भी बोलेगा कि नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी आर इवन, तो अपन n नहीं मानना है, 2n मानना है, ठीक है। अच्छा, फिर मैं अगला पढ़ता हूं।
एंड सम ऑफ ऑड टर्म्स इज 24, मतलब सर T1 प्लस में T3 प्लस में T5, ओके, ऑड टर्म्स इज इक्वल टू 24, ऑड टर्म्स 24 है सम, ओके, और इवन टर्म्स का सम 30 दिया हुआ है, मैंने T2 प्लस में T4 प्लस में T6, इसका सम कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ओके, ठीक है सर। फिर मेरे से आगे पूछ रहा है इफ लास्ट टर्म एक्सीड फर्स्ट टर्म बाई 21/2 फाइंड एन। एन पता करने के लिए सर लास्ट टर्म चाहिए और फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन डिफरेंस चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर ये दोनों सर अगर ये बात बोल रहा है तो मेरे से जल्दी से T1 प्लस में T3 प्लस T5 का सम निकाल लेना चाहिए। सुनो 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 सुनो, अगर टोटल 2n टर्म्स था जिसमें ऑड भी था और इवन भी था, तो कितने लोग सोच के मेरे को ये बताएंगे कि सर ये टोटल कितना टर्म होगा। अगर मैंने ऑड वाले को सेपरेट कर दिया तो ये n टर्म्स नहीं होगा, हां बिल्कुल। और कितने लोग सोच के ये बता देंगे कि सर ये भी मेरा n ही टर्म्स होगा, क्योंकि इवन वाले को मैंने सेपरेट कर दिया तो n इवन और n ऑड, ओके। अगर टोटल मेरे पास 2n टर्म्स थे तो n इवन होंगे n ऑड होंगे, ओके। इसके अलावा तो कोई टर्म्स नहीं बचा ना, और अपन ने हाफ हाफ इक्वली डिवाइड कर दिया, हाफ इवन हाफ ऑड, तो n टर्म्स इसमें n टर्म्स इसमें। तो अगर मैं इसका सम का फॉर्मूला लिखूंगा तो n/2 लिख दूं, ओके। 2 इंटू में फर्स्ट टर्म बोल लो, क्या T1 का फर्स्ट टर्म a अपन मान सकते हैं, हां बिल्कुल सर, a 2a प्लस में n-1 इंटू डी, दैट इज n-1 इंटू डी, इसका कॉमन डिफरेंस d बोल रहे हैं, ओके ओके ओके। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यहां पे होगी, अगर अपन ने यहां पे n/2 लिखा, ठीक है, n टर्म से तो n/2 लिख देते हैं, ठीक है। अगर कोई बच्चा यहां पे फर्स्ट टर्म a बोलेगा तो क्या वो सही बोलेगा कि गलत बोलेगा, जल्दी से मेरे को सोच के बताना। मैं इरेजर लेके खड़ा हूं, आप मेरे को सोच के बताओ, मिटा दूं या रहने दूं। सर इस बार तो मेरा फर्स्ट टर्म T2 है ना। अच्छा, तो अगर सर आपने इसके फर्स्ट टर्म को a बोला था, अगर सर आपने इसके फर्स्ट टर्म को a बोला था, मैंने T1 a है, और अगर कॉमन डिफरेंस d है, तो ये उसी सीरीज का तो पार्ट है ना। T1 के बाद अगला आप T2 यहां पे ले लिए हो, T3 के बाद अगला आप T4 यहां पे ले लियो, तो अगर T1 a है और इसी सीरीज का कॉमन डिफरेंस d और इसी सीरीज का तो पार्ट है ना T2, तो क्या T2 a प्लस d नहीं होगा। अच्छा ऐसे सर, हां, अगर T1 a है, कॉमन डिफरेंस d है, तो T2 मेरा a प्लस d नहीं होगा, हां बिल्कुल, क्योंकि उसी सीरीज की तो ऑर्डर, उसी सीरीज के तो इवन टर्म्स की बात कर रहे हो आप, ठीक है। तो अगर फर्स्ट टर्म T2 है तो फर्स्ट टर्म a प्लस डी है, तो a तो मैं नहीं रख सकता सर, तो a प्लस डी रख दूं, हां, प्लस में n-1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस तो अभी भी d होगा, ठीक है, कॉमन डिफरेंस तो अभी भी d होगा। क्यों? क्योंकि अगर T1 माइनस T3 d है तो T2 माइनस T4 भी d ही होगा, ठीक है। दो कॉन्जिक्यूटिव, हालांकि ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, तो T1 माइनस 3 माने दो के गैप का डिफरेंस आप d बोल रहे हो, तो हर दो के गैप का डिफरेंस दो होगा, क्योंकि एपी में है, तो T2 माइनस T4 भी d होगा, ठीक है। अच्छा ओके, इज इक्वल टू 24 इज इक्वल टू 30। अब मैं अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लूं, सर सब्ट्रैक्ट क्यों? क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने से ही आपको कुछ घटेगा चीजें, यहां से n-1d खत्म हो जाएगा, तो n/2 कॉमन आने के लिए रेडी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, n/2 के कॉमन आते ही इधर से मेरे को दिखेगा 2a प्लस में nd माइनस में d, देख लेना, ठीक है। ओके 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 ओके, यहां से मेरे को दिखेगा 2a प्लस में सॉरी माइनस का, ओके, सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, तो ये और ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, माइनस में कर्ली ब्रैकेट लगा देता हूं 2a प्लस में, क्योंकि माइनस है ना तो घट के यहां पे माइनस में सारा साइन चेंज हो जाएगा, 2a प्लस में 2d, सोचो सोचो सोचो, ठीक है, प्लस में nd माइनस में d लिख दूं, ओके, चले, इज इक्वल टू 24 माइनस 30 माइनस का 6 हो चुका है, ठीक है। अच्छा, यहीं पे मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, कहीं n/2 का तो n/2 ही होगा, ओके, सोच पा रहे हो। अच्छा, तब तक अगर मैं देखूं यहां से तो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? सर 2a से 2a मेरे को कटता हुआ दिख रहा है, देखो 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 देखो, nd से nd भी कटता हुआ दिख रहा है सर, क्योंकि माइनस में है और ये प्लस में है, ओके, माइनस डी और माइनस माइनस प्लस डी ये भी खत्म होता हुआ दिख रहा है,
मार्केट में केवल जो रह जा रहा है सर, वो तो मेरे को खाली माइनस का 2D दिख रहा है जो रह जा रहा है। अच्छा, इज इक्वल टू -6 पड़ा है। तो अब जाके एक बच्चे ने बोला कि सर ये -2 से, और 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का एनडी इज इक्वल टू माइनस का 6, माने सर एनडी इज इक्वल टू 6 आ गया मेरे पास, यहां से ये आ गया, एनडी की वैल्यू 6 आ गई। सर अगला एक और लाइन बोल रहा है क्वेश्चन में, एक्सीड्स फर्स्ट टर्म बाई 21/2। क्या बोल रहा है? इफ लास्ट टर्म एक्सीड्स फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म बोले तो एल एक्सीड कर रहा है फर्स्ट टर्म से, माने फर्स्ट टर्म से ज्यादा है, माने एल माइनस ए कितना ज्यादा है। मैंने बोला था एक्सीड वाला टर्म शायद मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लोकेशन ऑफ रूट्स में यूज किया था, ओके। और बोला था जब भी एक्सीड यूज हो तो जो बड़ा है दोनों का डिफरेंस माने उसके बराबर है 21/2। ये मैंने लोकेशन ऑफ रूट में आपको समझाया था, एक्सीड वर्ड जब आया था तो, ओके। समझ में आ रहा है आपको? तो एल माइनस ए इज इक्वल टू 21/2 दिया, ठीक है सर, ओके। लास्ट टर्म कहीं मेरा सर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी नहीं होता? हाँ, अच्छा आपसे पूछा क्या था? फाइंड n पूछा था क्या? अच्छा, फाइंड n, तो n निकालने के लिए सर लास्ट टाइम मैंने फर्स्ट टर्म ही तो करना होता है, लेकिन d भी निकालना होता है, और d आपके हाथों में नहीं आया, आपके हाथों में nd आया हुआ है, इसलिए आपको कहीं ना कहीं d निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो d निकालने के लिए माइनस में a, अरे लास्ट टर्म a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी होता है, इज इक्वल टू 21/2। अच्छा, कितने लोगों को यहां से दिखा कि सर a से a खत्म हो गया? a से a खत्म होते ही मेरे को यहां से दिख रहा है nd माइनस में d इज इक्वल टू 21/2। अच्छा, और nd की वैल्यू अभी अभी आप लेके बैठे हुए हो, nd की वैल्यू 6, तो यहां अगर मैं 6 पुट कर दूं तो 6 माइनस डी इज इक्वल टू 21/2। तो कितने लोगों को समझ में आ गया कि 6 माइनस 21/2 इज इक्वल टू डी, दैट इज आपको ये हो गया, आपको 2 एलसीएम लेते हैं, ये 6 2 12 माइनस में 21/2 इज इक्वल टू डी। मतलब कहीं ये नेगेटिव में आ जा रहा है क्या? देख लो लास्ट टर्म, अच्छा एक्सीड कौन कर रहा था? इफ लास्ट टर्म एक्सीड्स फर्स्ट टर्म, अच्छा तो लास्ट टर्म बड़ा था ना, तो एल माइनस है, ठीक है 21/2, ओके। माइनस सही है, एनडी माइनस डी 21/2, एनडी की वैल्यू कितनी आ रही है? 6 ही आ रही है ना, -6 आ रही थी, 6 है, ओके। 6 माइनस डी इज इक्वल टू 21/2, तो 6 माइनस 21/2 इज इक्वल टू डी, ओके। तो 21/12 कितना हो जाएगा अगर आप देखोगे तो 9, माइनस का 9/2 इज इक्वल टू डी आ रहा है, ओके। तो एन की वैल्यू तो नेगेटिव में आ जाएगी, ओके। अच्छा, गड़बड़ कहां हुआ था? गड़बड़ देखो, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मैंने n ले लिया था, जबकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 2n एज्यूम किया था, तो n नहीं 2n होगा, ठीक है। इसीलिए यहां पे 2nd होगा, ओके। तो 2nd होने से ये 12 होगा, 12 होने से ये भी 12 होगा, तो 12 होने से ये 24 हो जाएगा, और 24 माइनस 21 3/2। अब सही है, तो nd इज इक्वल टू 6 आया था, जिसमें आपको d की वैल्यू बोल रहा है 3/2 इज इक्वल टू 6, तो n की वैल्यू बोलो 6 इंटू 2/3, 3 2 जा 6 माने 4। ये आप कर लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो बोला था आज के क्लास में आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिखाऊंगा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है। आज का क्लास मैंने बोला था थोड़ा सा टफ भी लग सकता है उन स्टूडेंट को जिनको समझ में नहीं आया है, बाकी ध्यान से सुनोगे, एक एक बात मैं आपको अच्छे से समझा दे रहा हूं। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं सीक्वेंस सीरीज के। बोला इफ एन रिप्रेजेंट रुपीज काउंटेड बाई अ पर्सन इन द nth मिनट। समझने की कोशिश करना, कितने स्टूडेंट को ना इंग्लिश से हिंदी समझने में भी प्रॉब्लम होता है, तो वो आपको क्वेश्चन जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे पढ़ पढ़ के समझ में आएगा, ठीक है। बोला कि एन जो रिप्रेजेंट करता है रुपीज काउंटेड बाई अ पर्सन इन nth मिनट, मतलब A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3 इज इक्वल टू A10 चलते चलते 150। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है कि सामने वाले ने पहले मिनट में 150 रुपया काउंट किया, 150 लिख देता हूं। A1 मीन्स A1 इज इक्वल टू 100 मीन्स, अरे इसमें देखो A1 A2 A3 से लेकर A10 सब 150 के बराबर है, तो A1 इज इक्वल टू 150 से क्या समझते हो आप? ये लाइन पढ़ के अगर AN रिप्रेजेंट करता है काउंटेड बाई अ पर्सन इन nth मिनट, तो A1 150 क्या रिप्रेजेंट करेगा कि सामने वाले ने फर्स्ट मिनट में
₹150 काउंट किया, काउंट किया। अच्छा, मतलब सर पहले मिनट में सामने वाले ने ₹150 काउंट कर दिया। हाँ, फिर A2 इज इक्वल टू भी 150 दिया सर। अच्छा, मतलब सेकेंड मिनट में भी सामने वाले ने ₹150 काउंट किया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ जल्दी से, अगर मैं 2 मिनट बाद पूछूं कि 2 मिनट बाद कितने रुपया काउंट करके वो बाहर निकला है, तो आप क्या बोलोगे? 150? नहीं, पहले मिनट में सामने वाले ने 150 काउंट किया, दूसरे मिनट में फिर से 150 काउंट किया, तो क्या टोटल ₹300 नहीं काउंट कर दिया? 300। ऐसे ही करते 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 सामने वाले A10 भी 150 है। माने 10वें मिनट में भी सामने वाला, 10th मिनट में भी सामने वाला ₹150 ही काउंट कर पा रहा है, 150 ही काउंट कर पा रहा है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि स्टार्टिंग के फर्स्ट 10 मिनट में, स्टार्टिंग के फर्स्ट 10 मिनट में वो कितना रुपया काउंट किया भैया, तो आप क्या बोलोगे? सर हर मिनट वो 150 काउंट कर रहा है स्टार्टिंग के 10 में। पहले मिनट में 150, दूसरे मिनट में 150, ऐसे ही 10वें मिनट में भी 150, 10th मिनट में भी 150 काउंट कर रहा है। तो स्टार्टिंग के 10 मिनट में जब मैं उससे बात करूंगा तो कितना रुपया काउंट किया, वो बोलेगा मैंने हर मिनट ना ₹150, मैंने ₹150 काउंट किया। तो कहीं ना 150 इंटू 10 कर लो, मैंने मैं ₹1500 ना ऑलरेडी काउंट कर दिया हूं। ठीक है, अच्छा फिर आगे पढ़ता हूं। चलो, इतना से मेरे को इतना पकड़ में आया। अगला बोल रहा है आफ्टर दैट फिर उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, इतना मेहनत कर लिया ना, हर मिनट में ₹150 काउंट कर रहा है, तो अब उसकी स्पीड थोड़ा काम कर लिया, मेहनत ज्यादा कर लिया, अब उसकी स्पीड डाउन हो गई। सामने वाला बोल रहा है अब हर मिनट वो ₹2 काउंट कम कर रहा है। हर मिनट मतलब जैसे वो 11th मिनट में जाएगा 150 से ₹2 कम काउंट करेगा, मैंने 148 काउंट कर रहा है। फिर जैसे वो 12th मिनट में जा रहा है, हर मिनट ₹2 कम कर रहा है, मैंने अब की बार 156 पे पहुंच गया। फिर 30 मिनट में जा रहा है तो फिर से ₹2 काउंट, मैंने 144 काउंट कर रहा है। सामने वाले को 500 काउंट करने के लिए दिया गया, जिसमें से पहले से उसने 100, 500, 1500 पहले से ही काउंट कर लिया। तो बताओ सबसे पहले तो रिमेनिंग कितना काउंट करना है सामने वाले को? रिमेनिंग अमाउंट टू बी काउंटेड, कितना रुपया रह गया काउंट करने के लिए? तो सर सामने वाले ने ना उसको काम दिया था कि 4500 काउंट करो। 4500 में उसने स्टार्टिंग के 10 मिनट में ₹1500 काउंट कर लिया, मतलब टोटल सर उसको 3000 और काउंट करना है। ओके, अच्छा, और मेरे को कंडीशन बोला जा रहा है 3000 और काउंट करना है, और मेरे को कंडीशन बोला गया कि भाई ने 11वें मिनट में जैसे पहुंच रहा है 11th मिनट में वो ₹2 कम काउंट कर रहा है, ₹2 कम। ₹2 कम मतलब 150 10 तक चला था। हाँ, मैंने अब की बार वो 148 काउंट कर रहा है। हाँ, 12th मिनट में बोलो जल्दी से सर। 12th मिनट में 146 काउंट कर रहा है। 13 मिनट में बोलो जल्दी से मेरे को सर। 13 मिनट में सर कहीं ना कहीं 144 काउंट कर रहा है। अच्छा, ऐसे ही काउंट करते रह रहा है। ओके, तब तक काउंट करेगा जब तक बोलो कितना रुपया ना हो जाए। लिखने वाला हूं 4500। मैं आपसे पूछता हूं 4500 नहीं, क्यों सर? सर 4500 थोड़ी काउंट करना है उसको। जब वो 148 काउंट कर रहा स्टार्ट किया तो उसके पास काम सिर्फ 3000 रुपया काउंट करने तक का रह गया है, मतलब 3000। अरे इससे पहले 10वें मिनट तक तो बेचारा 3000 काउंट ही कर चुका है, फिर से उससे काउंट करवाओगे क्या? सॉरी 1500 तो काउंट ही कर चुका है, फिर से काउंट कराओगे क्या? नहीं, अब की बार बेचारे को सिर्फ 3000 काउंट करना है। ओके, तो आपको ना इसमें कितना मिनट होगा, मतलब एन की वैल्यू बताना है क्या? हाँ, तो अगर आपके पास SN पड़ा है 3000, तो N की वैल्यू निकालना कौन सी बड़ी बात है? N/2, 2 इंटू ए मतलब 2 इंटू 148, पहला टर्म तो 148 है ना। हाँ, प्लस में N-1। ओके, इंटू में D की वैल्यू बोलो 2 इज इक्वल टू 3000। ओके, यहां से अगर N की वैल्यू निकाली जाए तो इट इज N/2। ओके, 2 इंटू 148 दैट इज आपको 8 2 16, 4 2 8, 1 9 और 2 296। ठीक है, अच्छा, प्लस में यहां से बात करोगे तो 2n माइनस में 2, ओके, इज इक्वल टू 3000। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, अगली लाइन में अगर आप यहां से देखोगे
तो ये कहीं हो चुका है 2n², सॉरी 2n² बोल रहा हूं, n²। अरे 2n और n/2 क्या हो जाएगा, n²। 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा ना, ओके। और प्लस में 294 डिवाइडेड बाई 2 1, और 2 4 जा 8 और 2 7 जा 40, 147, ओके। इतना ही होगा, 94 इज इक्वल टू 3000, ओके। अच्छा, अब आप देखोगे तो n² इज इक्वल टू 3000 माइनस में 147, ओके ओके ओके। अच्छा, यहां पे देखोगे ना तो एक गड़बड़ यहां पे हो गया है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो, ठीक है, कि मैंने D2 ले लिया, D2 नहीं, 146 में से 148 माइनस करोगे तो D-2 होगा, ठीक है। तो D2 जो लिया है वो गलत है, D-2 होगा, ओके। क्योंकि इसमें से इसको घटाते हैं, A2 में से A1 को घटा के D लाते हैं, A1 में से A2 नहीं घटाते, ठीक है। तो D की वैल्यू -2, ओके। तो इससे फर्क देखो, बहुत फर्क पड़ जाएगा। n/2 का तो n/2 होगा ही। यहां से देखोगे तो यहां से कितना आएगा, 14 8 2 जा 6, 296 आया था आई थिंक, ठीक है, ओके। और यहां से बात करोगे तो -2n की मल्टीप्लाई -2n हो जाएगी, ठीक है, माइनस का 2n हो गया, ठीक। और -2 की इससे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, ओके, इज इक्वल टू 3000, ठीक है। अच्छा, तो n/2 की इससे तो ये 298 हो जाएगा। और सबसे पहले तो अगर इससे बात करूं तो 298 हो जाएगा, और 298 की n/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 298 की तो सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 1 जा 2, और 2 4 जा 8, 298 होगा ना, 298 डिवाइडेड बाई 2, ओके। तो 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 149 हो जाएगा, ओके, 149। और n भी होगा उसमें, सुनना ध्यान से, लास्ट टाइम मैंने n भी नहीं लिखा था शायद, क्योंकि n भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 149n, ओके। और माइनस की बात करो तो 2 से 2 खत्म हो गया, n² हो गया, ओके। और माइनस का 3000, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनते हैं, यहां पे आपको दिखेगा n², ओके, माइनस का 149n प्लस का 3000 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रूट्स निकालने के लिए, या तो अब नंबर सोच लो, मल्टीप्लाई करने पे 3000 प्लस करने पे 149, सोच ले रहे हो तो सही है, नहीं तो फिर सीधाचार्य रूल से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो अगर यहां पे बात करोगे तो 124 और 125 और 24 होगा, 125 और 24 इन दोनों को ऐड करो, 549 224 149 हो रहा है, ठीक है। तो n², 125 और 24, तो ब्रैकेट लेके मैं खड़ा हो जाऊं, 125 और 24, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ओके ओके ओके। बड़े वाले को बीच वाले का साइन दे दूं, मतलब यहां पे माइनस और यहां पे भी माइनस, तो n की वैल्यू 2 आ रही है, 125 और n इज इक्वल टू 24। अब ध्यान से सुनना कौन सा आंसर लूं, ओके। ये भी इंटरेस्टिंग है कि कौन सा आंसर लूं। तो उसने स्टार्टिंग के ना, देखोगे 3000 ही उसको काउंट करना है, ठीक है। तो अगर आप 124 लेते हो तो ये मुझे पॉसिबल इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि वो पर मिनट 148 146 ऐसे काउंट कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप 100 का भी एवरेज ले लो, 100 का एवरेज ले लो कि हर मिनट 100 रुपीज काउंट कर रहा है, तो मैंने 100 का एवरेज ले लिया। तो अगर आप 100 का एवरेज भी लोगे तो 100 इंटू 125 12,500 रुपया काउंट कर चुका होगा, 12,500, बेचारे को काउंट करना है 3000 ही। तो ये तो आंसर नहीं पॉसिबल है, 24 वाला आंसर पॉसिबल है। तो 24 मिनट में 3000 काउंट किया, लेकिन काउंट उसको 4500 करना था, स्टार्टिंग के 10 मिनट में इतने कर लिया। तो अपन यहां पे बोल सकते हैं टोटल मिनट कितना हो गया, स्टार्टिंग के 1500 काउंट करने के लिए उसने 10 मिनट लिया था शायद, ओके, 10 मिनट, ठीक है। और फिर आपको 24 मिनट लिया बाकी काउंट करने, मतलब टोटल 34 मिनट इज द आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते, बोल रहा है रेशियो ऑफ सम ऑफ टर्म्स ऑफ टू डिफरेंट एपीज आर, ये रेशियो दिया है, ठीक है। फाइंड रेशियो ऑफ एलेवन टर्म। सुनना, अगर दो डिफरेंट एपी का सम का रेशियो, मतलब एक आप बोल सकते हो एस, दूसरा बोल सकते हो एस डैश, उनका जो रेशियो दिया वो 7n प्लस में 1 अपॉन में 4n प्लस में 27 दिया हुआ है, ओके सर। लेकिन सर आपने सिखाया था सम तो क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है एन का, लीनियर तो नहीं चलेगा। तो मैंने आपको एक बात बोला था, अगर ये रेशियो की बात हो रही है तो किसी ने ब्रैकेट वाला एन जो कॉमन लिया वो कैंसिल नहीं कर दिया होगा,
मतलब सर, अरे अगर आप इसमें n की मल्टीप्लाई करोगे तो 7n² प्लस में n ऊपर दिखेगा। अच्छा, और नीचे अगर आप n की मल्टीप्लाई करोगे तो 4n² प्लस में 27n दिखेगा। ओके, कितने लोगों को समझ में आता है कि किसी बच्चे ने क्या किया होगा, यहां से n कॉमन लिया होगा, यहां से n कॉमन लिया होगा और कैंसिल कर दिया होगा। ऐसा आपने क्यों किया सर? क्योंकि मेरे सर ने पढ़ाया हुआ है कि Sn इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ n। क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ n होता है, और यहां पे तो लीनियर था इसीलिए मैंने क्वाड्रेटिक बनाया। ओके, तो कितने लोग मेरे को देख के बता देंगे कि s का d क्या होगा? s का d बोलो जल्दी से। क्या बगल वाले का डबल? तो 14। अच्छा, s डैश का d बताओ जल्दी से। s डैश का d, दूसरे वाले का d बताओ सर। 8। अच्छा, ओके ओके ओके, रेशियो ऑफ 11 टर्म बताना है, मतलब T11 अपॉन में T11 डैश बताना है आपको। हाँ बिल्कुल, T11 मतलब a प्लस में 10d, a प्लस में 10d। अच्छा, और 11 डैश की बात करोगे तो a डैश प्लस में 10d डैश बोल दूं। अच्छा, तो कहीं ना कहीं सर अब मेरे को a निकालना चाहिए। अच्छा, मेरे को a निकालना चाहिए। d तो मेरे को पता चल गया, यहां से s का d 14 और s डैश का d 8, ये मेरे को पता चल गया। तो मैं यहां पे रखने जाऊं तो a प्लस में 10 इंटू 14 रख दूं, और यहां पे रखने जाऊं तो a डैश प्लस में 10 इंटू 8 रख दूं। हाँ, बस मेरे को a पता चल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, 8 रख देता हूं यहां पे। ओके, अब a कैसे फाइंड आउट करेंगे ऐसे क्वेश्चंस में? सुनो 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 सुनो, अगर आप बात करोगे तो अगर इस s में मैं n इज इक्वल टू 1 रखता हूं तो क्या वो s1 की वैल्यू होगी? सुनना, अगर इस n में मैं 1 की वैल्यू रखता हूं तो n की वैल्यू रखते ही सबसे पहले तो 7 प्लस में 1 8 होगा, s1 की वैल्यू होगा। और क्या s1 ही मेरा t1 होता है? t1 ही तो मेरा a होता है। अरे इस Sn की इक्वेशन में मैं n की जगह वैल्यू रखते जाऊंगा, मेरे को s1 प्लस में s2 ऐसे मिलता जाएगा। अगर मैं n की जगह 2 रखूंगा तो s2 है, और s2 क्या है? मैंने स्टार्टिंग के क्लास में क्या बोला था? सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, और सम ऑफ फर्स्ट टर्म मतलब t1, और t1 ही तो a होता है। अच्छा, मतलब सर इसमें भी n इज इक्वल टू 1 रखूंगा तो s1 मिलेगा, s1 मिलेगा, और s1 मैंने वो तो पहला टर्म है। अरे पहले टर्म तक का सम क्या होगा? वो खुद पहला ही टर्म होगा ना। तो अगर मैं इसमें 1 रखता हूं तो 8, मतलब 8 प्लस में 140। अच्छा, इसमें 1 रखता हूं तो सर मेरे को a देके जाएगा। 27 प्लस में 4 32। ठीक है, 32, इसका a 32 होगा 1 रखने पे, प्लस में 80। ये आप करके मेरे को आंसर कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, अच्छा, अगर वो क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो अगला क्वेश्चन आपको सिखा देगा। सुनना, बोला है किसी ने कि ये एक एपी है, ओके, जिसमें इनका रेशियो, तो कितने लोगों को पता चला ये पी टर्म्स तक के सम का रेशियो सम है। ठीक है, और ये क्यू टर्म्स तक का सम है। अब पी टर्म तक का सम पी स्क्वायर है, मतलब ये पी नहीं ये एन है मान लो, तो ये एन स्क्वायर है। अच्छा, ये क्यू नहीं, ये क्यू है तो एन मानोगे तो ये एन स्क्वायर है। मतलब अगर आपको समझ में आता है तो ये एस पी अपॉन में एस क्यू लिखा है, दैट इज पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर। तो कितने लोग मेरे को सोच के बताएंगे? जल्दी से बताना सोच के। एसपी का डी बताओ, देख के बताना एसपी का डी। सर अब की बारी तो एन ही नहीं दिख रहा मेरे को। अरे क्योंकि एसपी है तो पी स्क्वायर ही तो एन स्क्वायर है, एस एन होता था तो एन स्क्वायर होता था। अब इसमें चूंकि पी तक के टर्म्स हैं तो इक्वेशन भी तो पी में लिखी जाएगी। पी स्क्वायर के बगल में कौन है? 1, 1 का डबल क्या होगा? डबल 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 2, तो इसका डी से 2 होगा। अब मेरे को एस क्यू का डी बताओ, एस क्यू का डी जल्दी से जल्दी से जल्दी से। सर इसके बगल में 1 है, 2, डी निकल गया मेरे को। अभी भी मैंने ए निकालने का तरीका बताया अगर आपको, कि अगर मैं p इज इक्वल टू 1 रख देता हूं, अगर मैं p इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन में रखता हूं तो sp अपना s1 देगा, और अगर q इज इक्वल टू 1 रखता हूं तो sq अपना s1 देगा। समझ में आ रहा है आपको? और s1 ही मेरा t1 होता है, और t1 ही मेरा तो a होता है पहला टर्म। a मतलब क्या? पहला टर्म। तो अगर आप s1 निकाल लोगे, ओके ओके, तो a आ गया। तो अगर आप बात करोगे तो इसका a बोलो, sp वाले का a बोलो 1, p की जगह 1 रखना मतलब 1, q की जगह 1 रखना मतलब इसका a भी 1। ठीक है, तो a6 पूछा है, a6 अपॉन में a21, तो a6 बोलो जल्दी से। a6 माने
ए प्लस में 5d। ओके अच्छा, A21 बोलो, ए प्लस में 20d। ओके अच्छा, A6 अपॉन में A21, A6, एक मिनट रुको 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 रुको, एक मिनट, हाँ ठीक है। तो ए की वैल्यू बोलो, हालांकि ए की वैल्यू 1 और डी की वैल्यू भी 2 ही हो रही है, तो 1 प्लस में 5 इंटू 2 यहां पे, और इसमें 1 प्लस में 20 इंटू 2। ओके निकाल लेना। ओके चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अगले क्लास में मैं आपको करा दूंगा, 3 ही क्वेश्चन रह गया है, ये मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बात कर लूंगा, ठीक है। तो आज के क्लास में अपन ने सम के क्वेश्चंस देख लिया, सम ऑफ एपी सीख लिया कि सम ऑफ एपी के क्वेश्चन कैसे करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन अर्थमेटिक मीन स्टार्ट करेंगे, और देन आफ्टर सम का कुछ और क्वेश्चन रह गया उसको मैं करा दूंगा, अर्थमेटिक मीन करा दूंगा, देन आफ्टर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करेंगे, जीपी। थर्ड क्लास होगा अपना, थर्ड क्लास में जीपी पढ़ेंगे, थर्ड और फोर्थ क्लास जीपी होगा, थर्ड एंड फोर्थ क्लास भी लगी जाएगा जीपी में, ठीक है। फिर फिफ्थ क्लास में कहीं अपन एचपी पढ़ रहे होंगे, ठीक है। देन आफ्टर सिक्स्थ क्लास में अपन एचपी हो सकता है फिफ्थ क्लास तक कंटिन्यू हो, अगर हुआ एचपी फिफ्थ क्लास तक कंटिन्यू, एजीपी भी सीरीज है, तो सिक्स्थ क्लास सबसे लास्ट क्लास में, सॉरी सेवेंथ क्लास में अपन मिसलेनियस सीरीज देख रहे होंगे। तो 7 लेक्चर तो आपको सीक्वेंस सीरीज के भी देखने के लिए मिनिमम मिलेंगे ही मिलेंगे, क्वाड्रेटी का भी 7 क्लास होगा, ठीक है। तो चैनल को सपोर्ट करना, क्लासेस पसंद आ रहे हो, मेरे से समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करना, कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि मेरे से आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, आपसे मैथ्स आपको इजी लग रहा है कि नहीं लग रहा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू ऑल ऑफ यू।